Hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ डिस्कस करेंगे ऑन सेल बायोलॉजी। और ये वाला जो टॉपिक है आपके अपकमिंग UPSC, CSE एंड स्टेट PSC एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि इसमें जो MCQs हैं उसके कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी साथ में है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज हु कॉइन्ड द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया? किसने जो है ये जो टर्म है माइटोकॉन्ड्रिया वो कॉइन करी है? ऑप्शन आपके पास रहेंगे। ऑप्शन ए कोलिकर, ऑप्शन बी रहेगा बिंडा, ऑप्शन सी रहेगा फ्लीमिंग एंड ऑप्शन डी रहेगा रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है जी। जितने भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं सबसे पहले वो इस क्वेश्चन को पॉज करेंगे, फिर अपना आंसर कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट में देंगे और फिर हमारे आंसर के साथ मैच करेंगे। तभी ये जो लेक्चर होगा आपके लिए फ्रूटफुल होगा। ठीक है ना, तभी ये फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है। हु कॉइन्ड द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज बिंडा। अगर पूरी बात करें तो इनका नाम है कार्ल्स बेंडा। द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया was coined by कार्ल्स बेंडा in 1898 को ये टर्म दी गई थी। He used to describe this mitochondria, that is the cell organelle which he observed. उस वक्त इसको क्या ऑब्जर्व किया गया था और अब इसको क्या कहते हैं हम? माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क था बेंडा का, इन्होंने ये काम किया था। he used the term to refer to the small, और एक ग्रैन्युलर सा स्ट्रक्चर था जो इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया था। उसका नाम इसने क्या रखा था? माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो अगर हम माइटोज की बात करें तो माइटोज को क्या कहते हैं? थ्रेड कहते हैं। याद रखें, क्या कहते हैं? थ्रेड कहते हैं। और जो कॉन्ड्रियन होता है, ये जो टर्म बाकी बचती है कॉन्ड्रियन, इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं ग्रैन्यूल्स। याद रखें, क्या कहते हैं? ग्रैन्यूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको आ सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा चर्चाहीन रहता है, तो इसलिए इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि किसने ये टर्म दी थी? माइटोकॉन्ड्रिया। तो कार्ल्स बेंडा ने ये टर्म दी थी। और भी काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स इसके होते हैं, तो इतना आई थिंक सफिशिएंट रहेगा। कभी कभी पूछ लेते हैं जी माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर किसने किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो था डिस्कवर्ड बाय रिचर्ड। याद रखें, ये सारी इसकी जो हिस्ट्री होती है ना, रिचर्ड अल्टमैन ने ये डिस्कवर किया था। याद रखें, डिस्कवरी के ऊपर भी आ सकता है, कॉइंड किसने किया है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इसके साथ एसोसिएट रहती है। और सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, इसको कहा जाता था, क्या कहा जाता था? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता बायोब्लास्ट कहा जाता था, बायोब्लास्ट कहा जाता था। ठीक है जी, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 47। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय। ठीक है जी, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय। तो अगर इस क्वेश्चन के ऑप्शंस की बात करें, रॉबर्ट हुक है, स्ट्रसबर्गर है, रॉबर्ट ब्राउन है एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव है। क्योंकि हमने सारी चीज़ जो है वो ऑप्शन के ऊपर है। जैसे ही आपने एग्जामिनर का माइंड पढ़ लिया, आप सीधा सीधा ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं। न्यूक्लियस जो था दैट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अब इसके साथ और भी डिटेल एसोसिएट रहती है। द न्यूक्लियस ऑफ द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। अब कब किया था? इन 1831 में किया था। ये एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे, स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे जिन्होंने ये ऑर्किड में किया था। याद रखें कहाँ पे किया था, ये भी पूछ सकते हैं। ऑर्किड ऑफ ऑर्किनेडिया एक फैमिली है, वहाँ पे इन्होंने किया था ये
डिस्कवर। सो रॉबर्ट ब्राउन ने इनको किया था डिस्कवर पहली बार। उसके बाद सेल में एक और पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। याद रखें, एक चीज़ होती है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। याद रखें, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलाई। तो अगर न्यूक्लियस की बात करें तो ये जो सबसे पहले था किसने डिस्कवर किया था, फेल्सी फोंटेना ने किया था। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 48। सो क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इन कंटिन्यूस कनेक्शन विद। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो कंटिन्यूस किसके साथ रहता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस या लाइसोसोम। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये कंटिन्यूस कनेक्शन में रहता है। सो द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन specifically its outer membranes is in connection with the continuous connection with the endoplasmic reticulum. So that reticulum is studied with ribosomes. That ribosomes के साथ ये क्या होता है, स्टडीड होता है। इसके ऊपर छोटे छोटे जो हैं वो राइजोसोम लगे रहते हैं, और राइबोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, दैट आर द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है जी, चलते हैं अब अपने नीचे वाले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स डिपेंड ऑन। जितने भी न्यूक्लियर पोर होते हैं, अब न्यूक्लियर पोर जो होते हैं सेल में, न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं डिपेंड ऑन, एक तो होगा साइज ऑफ सेल, क्या वो साइज ऑफ सेल के ऊपर डिपेंड होते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी ऑफ द सेल के साथ होते हैं, डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल के होते हैं, या ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है, या ऑल ऑफ द अबोव। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 49 है। तो ये रहते हैं हमारा ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी ऑफ द सेल। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्या हो गया, द नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर डिपेंड अपॉन द ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी ऑफ द सेल। न्यूक्लियर पोर जो होता है ये इसमें एक चीज आती है, आप कभी देखेंगे अपने पेपर में, NPCS। तो इसको कहते हैं द नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर, आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस, डिपेंड ऑन द फैक्टर। किस किस फैक्टर्स के ऊपर रहते हैं, एक फैक्टर तो ये हो गया हमारा ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी ऑफ द सेल। दूसरा अगर बात करें सेल साइकिल जो होता है उसके ऊपर डिपेंड, स्टेज के ऊपर होता है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ कुछ सर्टन प्रोटीन होती हैं जिसको हम लेमिन्स कहते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ये इसके साथ एक्टिविटीज़ होती हैं। तो फिर न्यूक्लियर इन्वल्व जो होता है वो पंक्चर्ड होता है विद दिस पोर, जो कि कंट्रोल करता है पैसेज का, जो हमारे आयंस हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो RNA हैं, जो कि हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच रहते हैं। ठीक है जी, अब ये बनते किस तरह हैं अगर बात करेंगे, न्यूक्लियर पोर्स जो हैं ये बनते हैं, फ्यूज जो होता है जब इनर और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब फ्यूज होता है उससे बनते हैं। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 50 रहेगा, द DNA प्रोटीन रेशियो इन क्रोमेटिन इज। जो क्या है, द DNA प्रोटीन रेशियो इन क्रोमेटिन इज। तो ये किस रेशियो में रहते हैं ये भी पता होनी चाहिए। तो ये 3:1, 2:1, 1:1 या 4:1। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 50 की, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज 1:1 में रहते हैं। तो अगर हम क्रोमेटिन की बात करें, जो DNA होता है, द DNA टू प्रोटीन, ये मेन बात करें तो क्या है, DNA टू प्रोटीन इज अप्रॉक्सीमेटली रेशियो 1:1। स्पेसिफिकली अगर हम इसको करें तो प्रोटीन जो DNA रेशियो होती है वो न्यूक्लियोसोम में होती है। जो बेसिक क्रोमेटिन होता है उसकी जो रेशियो होती है 1:1 होती है।
ये रेशो जो है हम कैसे ले सकते हैं, डीएनए जो हिस्टोन प्रोटीन के साथ होते हैं जो कि हेल्प करते हैं डीएनए पैकेजिंग को, जो कि करते हैं डीएनए पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पे है, द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज, जो फंक्शन है न्यूक्लियोलस का वो क्या है? क्या ये आरएनए सिंथेसिस करता है, डीएनए सिंथेसिस करता है, हिस्टोन सिंथेसिस करता है, या राइबोसोमल सब यूनिट सिंथेसिस करता है? ठीक है जी, पहले आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को देखना है, सोचना है, समझना है और फिर हमारे आंसर के साथ मैच करना है। तो अगर न्यूक्लियोलस की बात करें इसके फंक्शन की, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज राइबोसोमल सब यूनिट सिंथेसिस करता है। ये जो प्राइमरी फंक्शन होता है न्यूक्लियोलस का इज राइबोसोम प्रोडक्शन या सिंथेसिस की बात करें, ये वो वाली साइट होती है जहां पे राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज होता है राइबोसोमल सब यूनिट के साथ। सो ये न्यूक्लियोलस जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहाँ पे, सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि स्पिंडल फाइबर जो न्यूक्लियर डिवीजन के साथ बनते हैं तो इसी के साथ फंक्शन के साथ बनते हैं। तो ये भी क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो उसके बाद ये तो न्यूक्लियोलस है। अगर न्यूक्लियस की बात करें, ये मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज है। अगर न्यूक्लियस की बात करूं, न्यूक्लियोलस की नहीं, न्यूक्लियल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली है, यूकैरियोटिक सेल में होता है। इसको कंट्रोल से न्यूक्लियस को जो है ना, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस को हम कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं, कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है कि न्यूक्लियोलस को क्या कहते हैं, कंट्रोल सेंटर कहते हैं। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें वो एग्जामिनर पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 52 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, द बेसिक प्रोटीन ऑफ न्यूक्लियस आर, जो बेसिक प्रोटीन होती है न्यूक्लियस की वो कौन सी होती है? न्यूक्लियोहिस्टोन्स, न्यूक्लियोप्रोमाटीन्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कौन कौन सी बेसिक्स प्रोटीन्स होती हैं न्यूक्लियस की? ये सेल है, ये बड़ा सेल बना दिया मैंने, इसके भी यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस भी एक ट्रू न्यूक्लियस होता है, एक फॉल्स न्यूक्लियस होता है, जिसको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बात कहते हैं। तो न्यूक्लियस जो कि कंप्लीट होगा वो यूकैरियोट का होगा, जो इनकम्प्लीट जिसमें कुछ पार्ट न्यूक्लियोलस न्यूक्लाई ऐसी चीज़ें मिसिंग होगी तो वो प्रोकैरियोट में आता है। अगर हम बेसिक प्रोटीन की बात करें न्यूक्लियस में तो वो कौन सी हैं? वो न्यूक्लियोहिस्टोन्स भी हैं और ऑप्शन बी प्रोटैमीन्स भी हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, दैट इज ऑप्शन ए एंड बी। सो द बेसिक प्रोटीन विद इन द न्यूक्लियस आर हिस्टोन्स या प्रोटामीन्स। ये हिस्टोन और प्रोटामीन है। अब न्यूक्लियो इसलिए लगाया क्योंकि ये न्यूक्लियस के साथ है। एक्चुअल में बात करें तो हिस्टोन और प्रोटामीन से, तो न्यूक्लियो इसलिए लगाया क्योंकि ये न्यूक्लियस के बीच है। ये चीज़ याद रखनी है। तो हिस्टोन आर अ ग्रुप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, ये हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं दैट बाइंड टू डीएनए, जो कि इसको डेंस करते हैं क्रोमेटिन में। और जो प्रोटामीन्स हैं ये भी प्रोटीन होते हैं जो प्राइमरली हमारे जो स्पर्म सेल हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डीएनए पैकेजिंग और कंडेंसेशन में। डीएनए पैकेजिंग और कंडेंसेशन में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बेसिक प्रोटीन्स ये हैं। अगर प्रोटीन की बात करें ऐसे जनरल में, प्रोटीन जो अमाइनो एसिड रिच होते हैं वहाँ पे आर्जिनाइन होता है, उसके बाद लाइजीन होता है, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। फिलहाल ये थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाएगा, इसलिए हम मेन यहीं पे सेल बायोलॉजी के ऊपर ही फोकस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइजोसोम्स आर प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट, लाइजोसोम जो है वो हर जगह पे प्रेजेंट होता है लेकिन कईयों को छोड़ के। अब किस चीज़ को छोड़ के बाकी सब में प्रेजेंट होता है? मसल सेल में,
एकिनर सेल में, एरिथ्रोसाइट में या हेपेटोसाइट्स में। ये उस दिन मैंने जो फर्स्ट लेक्चर था या सेकंड, उसमें मैंने ये चीज़ कवर करी थी कि लाइजोसोम जब आया था उसमें मैंने काफ़ी सारी सुसाइडल बैग, वो सारी डाइजेस्टिव एंजाइम की बात की थी, कहाँ पे एब्सेंट होता है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज एरिथ्रोसाइट जो होता है वहाँ पे लाइजोसोम नहीं होते हैं, बाकियों में होते हैं। ऑप्शन की बात करें तो अगर रेड ब्लड सेल की बात करें, वो एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है दैट इज प्राइमरली फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। अब ये रेड ब्लड सेल में तो नहीं है, ये थोड़ी सी रेड ब्लड सेल की एक्सप्लेनेशन है। सो ये जो ऑप्टिमाइज करता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, दे लैक मेनी ऑर्गेनेलीज, बहुत सारी ऑर्गेनेलीज इसमें नहीं होती हैं आरबीसीज में। ये आरबीसीज की बात चल रही है, क्योंकि एरिथ्रोसाइट जो होता है ये आरबीसी होता है, इसका ये केमिकल नाम है, ये साइंटिफिक नाम है, ठीक है। लाइजोसोम्स सब में प्रेजेंट होता है लेकिन एरिथ्रोसाइट्स में नहीं होता है। अब क्या होता है, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, दे लैक मेनी ऑर्गेनेलीज इंक्लूड इन रेड ब्लड सेल, न्यूक्लियस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, लाइजोसोम्स नहीं होते, ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है नहीं होती। प्लांट सेल में लाइजोसोम्स एब्सेंट होता है, उसके बाद आरबीस में लाइजोसोम एब्सेंट होता है। अब अगर और बात करें लाइजोसोम, तो मैंने आई थिंक उस दिन भी करवा दिया था, अब ज़्यादा इसके ऊपर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम नीचे चलते हैं लाइजोसोम के ऊपर। वेट क्वेश्चन नंबर 54 रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लाइजोसोम, कौन सा इसमें से फंक्शन है लाइजोसोम। सो क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ लाइजोसोम। ऑटोफेगी है, ऑटोलिसिस है, डाइजेशन है या ऑल ऑफ दी अबोव है। अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सोचना है, क्योंकि ये एक तो सबसे पहले ऑटोफेगी करता है, बिल्कुल करता है, ऑटोलिसिस करता है, बिल्कुल करता है, डाइजेशन भी तो करता है, लाइजोसोम सेल जो इन्फेक्टेड सेल है उसको भी खाता है। तो ऑप्शन डी रहेगा इसका, ऑल ऑफ द अबोव, ठीक है जी। अब अगर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी और चर्चा करें तो एक तो ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है विद इन द सेल, और जो वॉर्न आउट ऑर्गेनेलीज होते हैं, और जो हमारी क्या कहते हैं इसको, वॉर्न आउट करता है। और ये क्या करता है, इसको हम कहते हैं वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी लाइजोसोम्स को कहते हैं। क्यों कहता है, क्योंकि ये ब्रेक डाउन करता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से, ये भी एक इसका फंक्शन है। अब अगर ऑटोलिसिस की बात करी है तो ऑटोलिसिस में क्या होता है, लाइजोसोम कैन सेल्फ डिस्ट्रक्ट, ये क्या करता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन करता है, एंड रिलीज देयर एंजाइम लीडिंग टू द डाइजेशन ऑफ द सेल इटसेल्फ, सेल को खुद ब खुद ही खा लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अभी मैंने पहले बोला था, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। जो वॉर्न आउट सेल होते हैं उनकी तो डेथ हो जाती है, ये प्रोग्राम्ड ही रहते हैं। उसके बाद अगर बात करें बहुत सारी चीज़ें, ब्रेक डाउन एक्सेस और वॉर्न आउट सेल पार्ट, ये भी करता है ये। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 55। लाइजोसोम्स आर इन्वॉल्व इन, लाइजोसोम किस चीज़ के लिए इन्वॉल्व होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए होता है, ऑप्शन बी इंट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए होता है, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, लाइजोसोम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है उसमें भी इन्वॉल्व होता है, और इंट्रा सेलुलर जो डाइजेशन है उसमें भी इन्वॉल्व होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 के ऊपर चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 56 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु आइडेंटिफाइड लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स को किसने आइडेंटिफाई करा था। तो पहले आपने रोकना है, फिर नोविकोफ ने आइडेंटिफाई किया था, क्लैडे ने इसको आइडेंटिफाई किया था, प्लेडे ने इसको आइडेंटिफाई किया था, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। सो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन ए आंसर रहेगा, दैट इज नोविकोफ ने इसको जो था कि वो क्या किया था, आइडेंटिफाइड किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ।
ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैज अ राइबोसोम एक्सेप्ट, सब में राइबोसोम होते हैं लेकिन एक ये ऑर्गेनेली है इसमें नहीं होते। वो कौन सी ऑर्गेनेलीज है? न्यूक्लियस में नहीं होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में नहीं होते हैं, साइटोप्लाज्म में नहीं होते हैं। अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म में तो होते ही होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं, न्यूक्लियस में नहीं होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। ऑप्शन ए रहेगा कि कौन सी सब में, मतलब ये जो ऑप्शंस है ना, इन सब ऑप्शंस में ये जो तीन ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म और क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे जो राइबोसोम्स हैं मगर न्यूक्लियस के बीच नहीं होते। अब क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। इन 70S राइबोसोम, एस स्टैंड फॉर, एस जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है? ऐसा यूनिट होती है क्या, सॉल्युबिलिटी फैक्टर होता है, या सेविटबर्ग यूनिट होता है, या नन ऑफ द अबव होता है? ये तो सिंपल सा है। सो इस क्वेश्चन की बात करें, सो एस स्टैंड फॉर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी रहेगा आपका सेविटबर्ग यूनिट इसको कहते हैं। ठीक है जी, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन ऊपर कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा दिख जाए। तो क्वेश्चन नंबर 59 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। 59 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ATS राइबोसोम्स आर फाउंड इन, जो ATS राइबोसोम्स होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? कौन से ATS? यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में, बोथ इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, एंड ऑप्शन डी यूकैरियोटिक प्लांट सेल। तो इस क्वेश्चन की बात करें, जो हमारे ATS राइबोसोम्स होते हैं वो ऑप्शन ए के साथ मिलते हैं, दैट इज यूकैरियोट सेल में वो फाउंड होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। द सब यूनिट ऑफ ATS राइबोसोम्स इंक्लूड, जो सब यूनिट होती है ATS राइबोसोम की वो कौन सी होती है? द सब यूनिट्स ऑफ ATS राइबोसोम्स इंक्लूड, क्या वो 40S और 50S होती है, 30S और 50S होती है, 40S और 60S होती है, या 20S और 60S होती है? तो अगर हम ATS की बात करें तो ये होती है ऑप्शन सी, दैट इज 40S एंड 60S सेविटबर्ग यूनिट ये होती है। तो ये लेक्चर सेल बायोलॉजी के ऊपर था। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पे हर तरह का कंटेंट आपको मिलता है जो भी अपनी डिफरेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कीप सपोर्टिंग आवर चैनल एंड कीप सब्सक्राइब। थैंक यू।